बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है डायाफ्रेम है। डायाफ्रेम पता है किसे कहते हैं? एक हल्की सी जिस तरह झिल्ली होती है ना, उसे हम कहते हैं डायाफ्रेम। अच्छा, ये डायाफ्रेम हमारे पास है जो कि जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। ठीक है ना। अब हम इसे देखते हैं। अब डायाफ्रेम जो सा होता है ना, टेंडोमस्कुलर ऑर्गन है। टेंडोमस्कुलर ऑर्गन इस तरह ये है कि इसके सेंटर में ना टेंडन होता है। टेंडन क्या है? थिक फैशिया है। ठीक है ना। थिकनेस हो जाए जो फैशिया हो जाती है उसे हम टेंडन कहते हैं, जो कि मसल को ऑर्गन के साथ, मसल को बोन के साथ मिला रहा होता है, उसे हम टेंडन कहते हैं। और इसका एक पेरी और मस्कुलर पार्ट होता है जो साइड पे होता है ना, मस्कुलर पार्ट होता है, दरमियान में टेंडन पार्ट। इसलिए हम कहते हैं कि टेंडोमस्कुलर पार्ट। ओके। अच्छा, अब ये इस जोन से होता है ना, इस थ्री लीव्स की तरह इसकी स्ट्रक्चर लगती है। वो क्यों लगती है? क्योंकि इसकी जोन सी हमारे पास जो ओरिजिन है ये 3 सरफेस से हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक इसका फर्स्ट जोन सा ओरिजिन है वो हमारे पास होता है स्टर्नल पार्ट। स्टर्नल पार्ट कौन सा होता है? स्टर्नल पार्ट्स में से ये आता है जो जीफाइड प्रोसेस हमारे पास होता है ना स्टर्नम। ये देखें, जीफाइड प्रोसेस होता है स्टर्नम। यहाँ से ये अटैचमेंट दे रहे हो, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है ना। ये इंटीरियरली भी आप देख सकते हैं जीफाइड प्रोसेस है। ठीक है ना। और दूसरा ये हमारे पास जो सी कोस्टल कार्टिलेज और कोस्टल जो सी रिब्स होती हैं वहाँ से लोअर 6 रिब। लोअर 6 कितनी बनेगी? ये हमारे पास जो हम देखें 6 रिब, जो कि तकरीबन C5 से हम बात अपनी शुरू करते हैं। यार ये इसने बहुत नीचे करके दिखाया हुआ है ना डायफ्रेम। बहरहाल आपने ये यही जो मैं कह रहा हूँ इसी को याद रखना। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो इसके अब दो हेमी डायस्फेयर होता है, हेमी डायस्फेयर होता है। ठीक है ना। अब इसके 2 पार्ट होते हैं। जो राइट साइड पर हमारे पास डायफ्रेम होता है वो हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ द जो सी 5th रिब होती है ना, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है। और अपर जो सा फर्स्ट 5th रिब का अपर बॉर्डर उसके कोस्टल कार्टिलेज से, और ये हमारे पास T10 तक आ रहे होते हैं। ठीक है ना, T10 तक। और जो हमारे पास राइट होती है वो राइट जो सी डायफ्रेम होती है, ये अगर मैं C5 को सिलेक्ट करूँ तो वो लोअर बॉर्डर जो सा होता है ना, लोअर बॉर्डर ऑफ द 5th जो सी रिब होती है वहाँ से ओरिजिनेट और उसके कोस्टल कार्टिलेज से ओरिजिनेट होकर तकरीबन T10, ये C6 5 से 10 तक हमारे पास तकरीबन 6 रिब और 6 कोस्टल कार्टिलेज बन जाते हैं। यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हो रही होती है। ठीक है ना। अब हमारे पास ये है कि जो राइट है ना वो हायर क्यों होता है, क्यों अपर बॉर्डर ऑफ द 5th रिब तक होता है? क्यों? वो इसलिए होता है कि यहाँ पर हमारे पास पड़ा होता है लीवर। ठीक है ना। जहाँ लीवर मौजूद होता है तो लीवर जोन सा होता है उसकी जोन सी लोब होती है वो थोड़ी सी ऊपर, जो लोब होती है लोब जोन सी ऊपर डायलेट की हुई होती है, उनके एक्सटेंड की हुई होती है। तो उस वजह से ये अपर बॉर्डर ऑफ द 5th रिब आ रहा है। इससे ये बात भी इंडिकेट होती है कि ये हमारे पास सपोर्ट रिब को कर रहा है, ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना। जिस तरह ऊपर हमारे पास इसके ऊपर हार्ट मौजूद होता है। ठीक है ना। इस जगह पर हार्ट मौजूद होता है तो ऊपर हार्ट के लिए भी ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके फिर हम ये फंक्शन में कवर करेंगे। ठीक। और तीसरा पार्ट जो सा होता है ये जो वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रल बॉडी जोन सी होती हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा था। ये देखें, ये वर्टिब्रल जोन सी बॉडी है वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि 3 पार्ट कौन से? स्टर्नल पार्ट, दैट इज़ द स्टर्नल पार्ट, दैट इज़ द कोस्टल पार्ट एंड दैट इज़ द वर्टिब्रल पार्ट। ये 3 पार्ट हैं जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है। ठीक। अब इसके एक टेंडिनस पार्ट होते हैं। ठीक है ना। टेंडिनस पार्ट होते हैं जिस राइट क्रस और लेफ्ट क्रस। अच्छा, राइट क्रस जो सा होगा वो हमारे पास राइट साइड पर होता है। ये हमारे पास राइट क्रस है, ये हमारे पास लेफ्ट क्रस है। जो लेफ्ट क्रस है ये हमारे पास जो लोअर 3 लुम्बर वर्टिब्राई हैं। ठीक है ना। ये 3 लुम्बर वर्टिब्राई हैं, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था। ठीक है ना। जो राइट क्रस है वो लुम्बर 3 वर्टिब्राई होते हैं, वर्टिब्रल बॉडी जोन सी होती है वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी दिखेंगे, यानी कि वही कह सकते हैं ना कि राइट क्रस जोन सा होता है लुम्बर वर्टिब्राई और इंटरवर्टिब्रल डिस्क ओरिजिनेट हो रहा होता है। और जो हमारे पास जो लेफ्ट क्रस है जो लेफ्ट साइड पर होगा ये टेंडिनस स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना। ये भी टेंडिनस एक स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारे पास जोन से L1 और L2, ठीक है ना, L1 और L2 उसके वर्टिब्राई और उसके जोन से L1 और L2 जो से वर्टिब्राई और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ठीक है ना। और ये हमारे पास जो से लिगामेंट बनाते हैं। ठीक है ना। जो मसल से मसल के दरमियान इस तरह लिगामेंट बन जाते हैं। ठीक है ना। ये जिस तरह एक ये है, ये हमारे पास होता है, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास है मीडियन। ठीक है ना। मीडियन आर्कुअर लिगामेंट, ये जो दरमियान में ऐसे बन रहा है ना
जिसे हम कहते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है ना। अब इसे हम लिख सकते हैं कि ये किसे किसे जोड़ रहा है, राइट क्रस और लेफ्ट क्रस के जो उनसे बॉर्डर हैं उनको मिला रहा है, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ होता है जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और फिर इसी तरह बनता है लैटरल आर्कुएट। आर्कुएट यही होता है ना कि आर्च बन रही होती है, ठीक है ना, इस वजह से। तो उस मसल और मसल के दरमियान 3 किस्म की आर्च बनती है, उनको हम नाम दे देते हैं। एक को हम देते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ये है, एक को मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, एक को लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। अब जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है वो राइट साइड पर भी होती है और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट राइट साइड पर भी होती है, लेकिन जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट वो एक होती है जो कि लेफ्ट क्रस और राइट क्रस के जो उनसे बॉर्डर होते हैं उनको मिला रही होती है जो उनसे, ठीक है ना, ये राइट और लेफ्ट क्रस। जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एंड लैटरल आर्कुएट लिगामेंट होते हैं उसको हम डायग्राम में कवर कर लेते हैं। ये देखें, जो लैटरल आर्कुएट लिगामेंट है ना, ये वाला लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, अब ये हमारे पास ट्रांसफर्स प्रोसेस जो हमारे पास आता है, ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ द L1, ये जो लैटरल आर्कुएट लिगामेंट है ये ट्रांसफर प्रोसेस, ये रिब का ट्रांसफर प्रोसेस होता है ना, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द L1 से लेकर एंड द बॉर्डर ऑफ द 12th जो रिब होती है, बॉर्डर ऑफ द 12th जो रिब होती है वहाँ पर इंसर्ट होता है लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है, जो ये है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ये हमारे पास जो L2 की बॉडी है, ये L2 जो वर्टिब्रा है, इसकी जो वर्टिब्रल बॉडी है वहाँ से ओरिजिनेट होकर ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑफ द L1 लंबर 1 वर्टिब्राई का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑफ L1 है वहाँ पर आकर इंसर्ट हो रहा है। तो ये जो लैटरल आर्कुएट लिगामेंट है दोनों साइड से, चाहे हम राइट की बात करें लेफ्ट की बात करें, वहाँ से ओरिजिनेट होता T12 जो T12 वर्टिब्राई है, रिब है, उसके बॉर्डर पर जाकर अटैच हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो हमारे पास जो राइट क्रस है ना, ये जो हमारे पास राइट क्रस है, जो जिसे हम लिगामेंट कह रहे हैं, राइट क्रस एंड द लेफ्ट क्रस, ठीक है, इसके दरमियान क्या थी, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट थी ना। अब इसके कुछ फाइबर जो उनसे ऊपर जाते हैं, फाइबर ऊपर जाते हैं, जो हम क्योंकि इसमें 3 ओपनिंग होती है ना, हमने कहा था ये कैवल ओपनिंग होती है, ये ऑर्टिक ओपनिंग होती है, और ये हमारे पास एसोफेगस ओपनिंग है। जो एसोफेगस ओपनिंग है ना, यहाँ पर ये ऐसे फाइबर्स देते हैं स्लिंज लाइक होता है कि ऐसे जो लटकी हुई चीज़ होती है, स्लिंज लाइक जो उनसी होती है ना, इस तरह फाइबर्स ये दे देते हैं। राइट क्रस एंड द लेफ्ट क्रस के फाइबर्स ऊपर ट्रैवल कर जाते हैं और स्लिंज लाइक जो उनसे कवरिंग देते हैं एसोफेगस ओरिफाइस को। अब ये स्लिंज लाइक कवरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब फॉर एग्जांपल जब बोलस या जो मटेरियल जो उनसे यहाँ से एसोफेगस से गुजर कर स्टमक से जा रहा होता है तो ये स्पिंक्टर की तरह एक्ट करते हैं, या इनके बैक फ्लो ऑफ द फूड या बैक फ्लो ऑफ द मटेरियल नहीं होने देते। तो ये उसमें डिजेस्टिव सिस्टम में जो उनसे रेगुलेट इम्पोर्टेंस होती है इनमें के रीगर्गिटेशन जो उनसे होती है ना, बैक फ्लो ऑफ द फूड, और उसमें नहीं होने देते, किस्म के स्पिंक्टर की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर हम उसमें बात करें, जो ब्लैडर होता है उसमें स्पिंक्टर होता है जो कि यूरिन को रोक के रखता है ना, फिर ऑन द रिक्वायरमेंट वो फिर हाँ हमारे कंट्रोल में उसी की वजह से होते हैं। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पास सिंपथेटिक ट्रंक है, सिंपथेटिक ट्रंक, ठीक है ना, ये सिंपथेटिक ट्रंक जो उनसे सिंपथेटिक चेन जो उनसी आ रही होती है वो हमारे पास जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है ना उसके नीचे से आ रही होती है, ठीक है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो उनसे आर्कुएट लिगामेंट इसलिए भी बन रहे होते हैं क्योंकि इसके नीचे से मसल आ रहे होते हैं, वो अपने नहीं याद रखते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि जो सिंपथेटिक ट्रंक है ना वो मीडियल आर्कुएट जो उनसे लिगामेंट होते हैं उसके नीचे से, वो इसके नीचे से ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इसलिए अब जो जिस चीज़ की इंपॉर्टेंट होती है हम वहीं पढ़ते हैं ना। तो ये हमारा यहाँ तक डायफ्रेम कवर हो जाता है। अब हम डायफ्रेम के फंक्शन, अच्छा इसके जो है ना 4 फंक्शन होते हैं डायफ्राम के। एक है कि मसल ऑफ इंस्पायरेशन है। मसल ऑफ इंस्पायरेशन ये है कि जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो डायफ्राम का जो डूम है ना, वो जो डूम है वो नीचे यूँ कर हो जाता है, ठीक है ना। डूम जब नीचे आएगा तो ये हमारे पास यूँ फ्लैटेंड हो जाती है। तो हमारे पास जो हमारे पास थोरक्स है, जो थोरेसिक जो हमारे पास लंग्स है, तो लंग्स जो उनसे वो लंग्स में हमारे पास स्पेस बढ़ जाएगी, लंग्स एक्सपेंड कर सकेंगे तो ज़्यादा अकोमोलेट एयर कर सकेंगे। तो इंस्पायरेशन में ये डाउनवर्ड मूव कर जाता है, और जब एक्सपायरेशन हो रही होती है, एक्सपायरेशन के दौरान ये डायफ्राम जो उनसा फ्लैट पड़ा था
वो जो सा होता है यूँ हो जाता है, डूम लाइक हो जाता है ज़्यादा। तो डूम लाइक होगा तो ये प्रेशर, ये अब डूम लाइक होने की वजह से ये लंग्स पर प्रेशर यहाँ क्योंकि इसके जो लंग्स के जो पाइटल प्लूरा होता है वो इसके साथ ये उसके साथ अटैचमेंट दे रहा होता है, तो उस पर ये प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से फिर लंग्स या एक्सपेंड होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो सा होंगे आसानी होंगे, तो इसलिए एक्सपायरेशन आसान हो जाएगी। तो इसलिए मसल इंस्पायरेशन की ये आपको कॉमनली पता भी है कि मसल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान जो सी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है उसे कहते हैं मसल ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग। ये होता है, ये मैंने इसका शॉर्टकट बनाया। देखें, अब जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग क्या है कि जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो थोरेसिक प्रेशर कम होगा, कि मतलब ये है कि जब डायफ्राम फ्लैट होगा, ठीक है, लोअर होगा, यूँ डूम शेप से नीचे आएगा, ठीक है ना। जब ये यूँ होगा तो हमारे पास जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास ये है, यहाँ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो जो थोरेसिक प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है ना। अब ये होगा कि जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, उसमें जो विजरा पड़े हैं, फॉर एग्जांपल एसोफेगस पड़ा है या हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम है उस पर प्रेशर पड़ेगा ना, प्रेशर पड़ेगा, और उसकी वजह से जो यूरिन होगी वो आगे से आगे ट्रैवल करेगी, जो हमारे पास स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास जो डिजेस्टिव मटेरियल जो पास कर रहा है वो आगे पास करेगा, ठीक है ना। उसकी वजह से हमारे पार्ट्यूरेशन हो सकती है, मिक्सचुरेशन, डिफिकेशन, ये 3 प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। पार्चुरेशन यानी कि यूरिनेशन हो सकेगी, डेफिकेशन ये जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल जो सा हम एग्जिट करते हैं वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 पार्चुरेशन, मिक्सचुरेशन और डेफिकेशन हो सकेंगे। अब वेट लिफ्टिंग मसल में, वेट लिफ्टिंग मसल है, ठीक है ना, तीसरा पार्ट क्या है, वेट लिफ्टिंग मसल। अब इसमें भी वही है कि वेट लिफ्टिंग मसल ये किस तरह है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ना, तो ये हमारे पास डायफ्राम है, ठीक है, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल होते हैं, ये एब्डोमन पर भी तो मसल होते हैं ना, तो उसमें ये होगा कि इंट्रा एब्डोमिनल जब प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, इंट्रा एब्डोमिनल जब प्रेशर बढ़ेगा, जो हमारे पास एंटीरियो लैटर एब्डोमिनल वॉल जोन से होंगी, वॉल यानी कि वो मसल जोन से होंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब पीछे जो वर्टिब्री पड़ी है, पीछे जो वर्टिब्री पड़ी है, तो जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो वो जो वर्टिब्री, फॉर एग्जांपल हमने वेट उठाया हुआ है, तो ये जो वर्टिब्री है ना, वर्टिब्रल कॉलम जो है, जो वर्टिब्री सारा बन रही है, तो वो फॉरवर्ड बैंड नहीं होगी। तो यहाँ प्रेशर जब बढ़ा हुआ है तो ये इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी, ठीक है ना। ये है, इसका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये है, तो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, इसको फ्लैक्स नहीं होने देगा, स्ट्रेट रखेगा, जिसमें हम वेट लिफ्ट कर सकते हैं। तो वेट लिफ्टिंग में हमारे पास ये मददगार साबित हो रही होती है। अच्छा, अब थोरैको एब्डोमिनल पम्प ये किस तरह है। थोरैको एब्डोमिनल पम्प, फिर वही बात आपने लिखनी है कि जो इंट्रा एब्डोमिनल जब प्रेशर बढ़ता है तो उसका मतलब है कि थोरक्स में जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है ना। अब जो लिम्फेटिक वेसल होते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज जोन से डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही होती है, तो यहाँ पर ये फिर लिम्फेटिक जोन से ट्रंक होती है, उन पर प्रेशर पड़ रहा होता है, तो वहाँ से जो लिम्फ होगा वो अपवर्ड ट्रैवल करेगा, क्योंकि थोरक्स में हमारे पर प्रेशर ऑलरेडी कम है, तो इसलिए हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज़ मूव करती है, तो लिम्फ जोन सा होगा वो अपवर्ड मूव करता चला जाएगा। इसके अलावा जो वेनस ड्रेनेज, जो वेन जो हमारे पास जो रिटर्न हो रहा होता है, तो वो भी इसकी वजह से जो सा होगा वो बेहतर हमारे पास रिटर्न होगा, जब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और थोरेसिक प्रेशर कम हो रहा होगा, ठीक है ना। और ब्लड राइट हार्ट, अब थोरक्स में जो सा जब एब्डोमिनल प्रेशर यानी कि थोरक्स में प्रेशर नेगेटिव प्रेशर हो गया, तो इसलिए हार्ट में जो सा रिटर्न ब्लड हो रहा था, तो वो भी आसानी से जा सकेगा, ठीक है ना। तो इसमें यही सिर्फ बातें हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 फंक्शन है इसके, एक है मसल ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ठीक है, एक है मसल ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग में थोरैको एब्डोमिनल पंप है, ठीक है ना, थोरैको एब्डोमिनल पंप, इसको भी आप देख। हाँ, इसके अब नर्व अगर सप्लाई देखें तो ये जो फ्रेनिक नर्व वाला टॉपिक है वहाँ भी मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अब इधर भी आप देख लें, जो इसके जन से मस्कुलर पार्ट है, मोटर सप्लाई जो सी होती है, वो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट जो फ्रेनिक नर्व होती है वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है ना। अब ये जो राइट जोन से हाफ डूम ऑफ द डायफ्राम एंड लेफ्ट जोन से हाफ डूम ऑफ डायफ्राम को दे रही होती है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये हेमी डायाफ्रेम, 2 डायाफ्रेम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना, 2 हेमी डायाफ्रेम के तौर पर ये एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और जो सेंसरी नर्व है वो भी जो सी फ्रेनिक जो, और जो अगर हम जो सेंसरी नर्व की बात करें कि सेंसरी जो, वो तो मोटर सप्लाई होगी जो कि मसल को जाएगी। अगर सेंसरी की बात करें तो जो पेरीफेरी ऑफ द डायफ्रेम,
बाकी सेंट्रल रीजन ऑफ द डायफ्राम इन सबको तो वो राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व दे रही है, सेंसरी भी मोटर भी, लेकिन जो सेंसरी पेरीफेरी ऑफ द जोन से एब्डोमिनल विसरा है, पेरीफेरी ऑफ द एब्डोमेन जोन से उसको लोअर 6 इंटरकोस्टल जो नर्व्स होती हैं वो सप्लाई करती हैं। और इसके अलावा फ्रेनिक नर्व के बारे में आप याद कि जो प्राइटल प्लूरा है ना, और जो पेरिटोनियम, प्राइटर प्लूरा एंड द पेरिटोनियम, ये मैं भी फ्रेनिक नर्व में इसको कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो जो अब पैराइटल प्लूरा, क्योंकि ऊपर हमारे पास जो सा लंग्स होता है वो इसके साथ ये लंग्स जो सा पैराइटल प्लूरा जो सा होता है उसके अगर आगे देखें तो उसके दो लेयर होते हैं कि एक होते हैं पैराइटल प्लूरा, एक होता है विज़रल प्लूरा। तो ये पैराइटल प्लूरा जो सा होता है उसकी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इस यहाँ से ये जो फ्रेनिक नर्व होती है वो दे रही होती है, डायफ्रेगमेटिक एस्पेक्ट ऑफ द डायफ्रेगमेटिक। और पेरिटोनियम होती है जो कि एब्डोमेन में जो विज़रा होते हैं उनको जो कवरिंग कर रही होती है वो पेरिटोनियम होती है। वो पेरिटोनियम जो कि एब्डोमिनल एक्सपेक्ट लोअर एब्डोमेन में जो सी होती है उनसे भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो सी होती है ना, वो सेंसरी नर्व जो सी होती है वो जो डायफ्रेम के लोअर पार्ट में जो पेरिटोनियम आ रही होती है उसको भी यही फ्रेनिक नर्व दे रही होती है एट द स्पेक्ट ऑफ द डायफ्रेम, यानी कि इससे रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है ना। ये आप बाकी ये तसल्ली से आप पढ़ भी लें, ठीक है ना। होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा और ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। ये नर्व सप्लाई अगर आप देखना चाहें तो फ्रेनिक नर्व को जब आप टॉपिक जाकर देखेंगे तो ये आपको वहाँ अच्छे तरीके, इसलिए मैंने इसको 3D में नहीं दिखाया, ठीक है।